वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2025 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म दोस्तों, जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राम नाम का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, जो कि दहलीज पे बैठी होती है और उनके घुंघरू पास ही में पड़े होते हैं। राम उन्हें वो घुंघरू पहनने को देता है, पर वो देखता है कि आज उसकी माँ हमेशा की तरह नाचने गाने के बजाय बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई है। बेचारे छोटे से राम को ये बात समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इसके बाद सीन दोस्तों कई सालों के बाद होता है शिफ्ट। राम अब जवान हो चुका है और एक रात वो ऐसे ही पैदल कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि सुनसान सी सड़क पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया। अब पहले तो वो शुक्र मनाता है कि अच्छा हुआ मुझे नहीं ठोका इस गाड़ी ने। फिर वो जाकर देखता है तो ड्राइविंग सीट पर ना एक खूबसूरत सी सेल्वी नाम की लड़की बेहोश पड़ी होती है। तभी उस लड़की के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। राम पिकअप करके कहता है कि बैटरी डेड होने वाली है, मुझे अपना एड्रेस बताओ। तो वो उसे एड्रेस बता देती है और फिर काफी परेशान भी हो जाती है कि किसने फोन उठाया होगा और क्यों एड्रेस मांगा होगा। यहाँ राम सेल्वी को होश में लेकर आ जाता है और अपने कंधे का सहारा देकर उसे उसके घर की ओर ले जाने लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से कार तो खराब हो गई थी, पर बीच रास्ते में ही सेल्वी को लग जाती भूख और वो रोड साइड में खाने को तैयार हो जाती है। पर वहां पर एक और कपल अपनी पेट पूजा कर रहा होता है। उनमें जो लड़का है ना दोस्तों, उसे शायद ओसीडी होता है, इसलिए वो हर बात पे चिक चिक करता रहता है कि तुमने इसे ऐसे क्यों पकाया, वैसे क्यों नहीं पकाया, ग्लव्स क्यों नहीं पहने, वगैरह वगैरह। जिससे सेल्वी को आ जाता है गुस्सा और वो गुस्से में उसके बाल पकड़ती है, लेकिन उसने विग पहनी होती है तो सब हाथ में आ जाता है। इसके बाद तो सेल्वी उस लड़के की गाड़ी पर भी स्क्रैच लगाकर भाग जाती है दोस्तों, जिससे उस लड़के को भी आ जाता है गुस्सा। दूसरी ओर राम सही सलामत सेल्वी को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा देता है, जहां पे सेल्वी की माँ और दादी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो वापस जाने लगता है तो ओसीडी वाला लड़का पुलिस के साथ आता है वहां पे और राम को अरेस्ट करवा लेता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने वो सब कुछ किया। और दोस्तों राम चाह कर भी उन्हें सारी सिचुएशन नहीं समझा पाता। अब अगले दिन की बात है, राम के अंकल जाते हैं पुलिस स्टेशन राम को छुड़ाने के लिए, जहां उन्हें कांस्टेबल से पता चलता है कि कुछ ले दे के बात नहीं बनने वाली, क्योंकि वो ओसीडी वाला लड़का एसआई का भतीजा है। लेकिन दोस्तों उसी वक्त राम को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इस सेल्वी के गार्ड ने रात में राम को अरेस्ट होते हुए देख लिया था और उसने सुबह सेल्वी को बता दिया। सेल्वी ने फिर अपने डैड से बात कह दी, जिसके बाद उन्होंने एक कॉल पे ही राम को रिहा करवा दिया। और जब सेल्वी पुलिस स्टेशन आती है राम को थैंक यू कहने के लिए, तो वो तो कब का रिहा हो चुका होता है, पर तब एक कांस्टेबल बताती है कि वो जल्दबाजी में अपना वॉलेट यहीं पे भूल गया था। इसके बाद दोस्तों हम राम को उसके कॉलेज में देखते हैं। राम अपने कॉलेज का टॉपर है पता है, इसलिए उसको रितु नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है, पर उसका शायद पहले किसी लड़के से रिश्ता फिक्स हो चुका है। उस लड़के का छोटा भाई प्रिंस इसी कॉलेज में पढ़ता है और अपनी होने वाली भाभी रितु पे नजर रखता है कि कोई इसको छेड़े ना। अब कॉलेज में ऐसे ही डांस प्रैक्टिस के दौरान राम के भाई अरुण और वरुण उस लड़की के साथ थोड़ा डांस कर लेते हैं, जो कि प्रिंस को पसंद नहीं आती। इसीलिए वो अरुण को एक झापड़ मारकर रितु से दूर रहने के लिए कहता है, जो कि अब राम से देखा नहीं जाता और वो प्रिंस को मारने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो प्रिंस को टच करता उसे एक विजन आता है, जिसमें कोई तो दोस्तों एक बच्चे को ना स्विमिंग पूल में डुबो रहा होता है। और ये देखकर पता नहीं राम को क्या होता है, वो लड़ाई वहीं पे रोक देता है। जिसके बाद ये लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जहाँ सारे लोग तो थिएटर के अंदर चले जाते हैं, पर राम बाहर ही बैठ जाता है और फिल्म की बस ऑडियो सुनता है। दरअसल ये चीज दोस्तों राम पिछले 10 साल से कर रहा है। वो सिर्फ ऑडियो सुनकर बता देता है कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। अब रात में जब राम अरुण वरुण और इन तीनों के अंकल साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो राम बताता है मैं आइएलटीएस एग्जाम पास कर गया, अब तो मैं चला विदेश। तभी उसको एक अननोन नंबर से फोन आता है। ये फोन है दोस्तों सेल्वी का। वो बताती है कि मैं वही ड्रंक एंड एक्सीडेंट वाली लड़की हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बाकी की बातें बाद में, मैं लोकेशन तुम्हें सेंड कर रही हूँ। और तब राम इनको बताता है कि वो एक्सीडेंट वाली लड़की का फोन आया था यार, वो तो मुझसे मिलने के लिए कह रही है। तो वरुण कहता है कि अरे पहली बार जब मिले थे तो थाने पहुंच गए थे, याद है ना, पता नहीं अब क्या होगा। अगले दिन दोस्तों राम जाता है मिलने के लिए सेल्वी से एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पहले तो मैडम जी लेट आती है और फिर क्या बातें करती हैं कुछ समझ नहीं आता। और इसके बाद तो वो हद ही कर देती है, वो पास वाले टेबल पर बैठे फैमिली के साथ जाकर झमेला शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि आप लोग कैसे माँ बाप हो, साथ में बैठकर अपनी बेटियों को ड्रिंक करने की परमिशन दे रहे हो। आपने कभी सोचा है अगर इन्होंने पीकर गाड़ी चलाई, इनका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। अब इतना देखकर राम तो हाथ जोड़ लेता है कि प्रभु इस पागल सन की लड़की से मुझे बचा दो। वो तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद सेल्वी उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठाता। पर उसके दिल में सेल्वी का खौफ दोस्तों इतना भर गया था ना कि हर जगह उसको वही दिखाई देती है, वो भी कुछ ना कुछ हल्ला हंगामा करते हुए। और एक दिन तो वो सच में उसके कॉलेज में पहुंच जाती है। जब उसके भाई उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताती है मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, इतनी जानकारी काफी है तुम्हारे लिए। फिर वो राम को अपने लग्जरी कार में बैठा कर लेकर जाती है। सोचिए दोस्तों वो कहाँ लेकर गई होगी, किसी अच्छी खूबसूरत जगह नहीं, किसी बार या क्लब में नहीं, वो तो उसको लेकर गई है शमशान घाट, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। इनफैक्ट उस वक्त भी एक लाश जल रही होती है। तो राम डरते डरते पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई। तो वो कहती है प्रपोज करने के लिए, और क्या। अरे मजाक कर रही थी, मेरा सपना है दरअसल डायरेक्टर बनने का। मैंने तो कई कहानियां भी सोच के रखी हुई है, पर कोई मेरे इस टैलेंट को
बढ़ावा नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ एक कहानी सुनाने के लिए लेकर आई हूँ। फिर वो राम को लेकर एक कब्र पर बैठ जाती है और अपनी स्वयं वदम फिल्म की स्टोरी सुनाती है और हम दोस्तों उसके विजन को देख पाते हैं। अकाल राज्य की एक मोतेश्वरी नाम की एक राजकुमारी होती है। वो हरिहरा अमरेंद्र महेंद्र नाम के इकलौते राजा के सर पर रखे एप्पल पे निशाना लगाती है, पर उसका निशाना तो लगता है उस एप्पल की टोकरी पे जो कि दासी साइड में लेकर खड़ी थी, जिससे मोतेश्वरी खुश हो जाती है। इसके बाद आती है राजकुमारी नैनेश्वरी, जिसकी आंखें ये टेढ़ी थी। वो आकर निशाना राजा के मंत्री की टोपी पे लगा देती है। फिर आती है कामेश्वरी, जो कि राजा के प्राइवेट पार्ट पे ही निशाना लगा लेती है, पर शुक्र है वो चूक जाती है। इसके बाद आती है सिल्वेश्वरी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर, उसकी वजह से ही सारे राज्यों की जान गई थी, क्योंकि उसका शादी करने का मन नहीं था, इसीलिए वो एक साथ 3 तीर चलाती है और तीनों जाकर राजा को लग जाती है। अब दोस्तों ये फालतू की कहानी सुनकर राम चिढ़ जाता है, कहता है ये भी कोई फिल्म की स्टोरी हुई, ये तो बाबा आदम के जमाने की कोई वाहियात फिल्म लग रही है। तो सेल्वी कहती ठीक है, फिर मैं ना तुम्हें कभी कोई दूसरी कहानी सुनाऊंगी, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। रास्ते में उसकी नजर पड़ती है 2 लड़कों पे जो बहुत ही स्पीड में बाइक चला रहे होते हैं। सेल्वी भी अपनी कार को तेज करती है और जब रेड सिग्नल होता है तो उन लड़कों को ज्ञान पेलती है कि ये मेरे पति हैं, पहले इन्हें भी तेज रफ्तार का बहुत शौक था और अब देखो ये अपाहिज हो गए हैं। कल को तेज स्पीड की वजह से तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? तुम दोनों ने तो हेलमेट भी नहीं पहन के रखा हुआ है, थोड़ा ख्याल करो अपना। और फिर वो दोनों लड़के भी सेल्वी की बात मान जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सेल्वी राम को उसके घर तक ड्रॉप कर देती है और कहती है चलो कल मिलते हैं, जिससे राम के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये कल भी मुझसे मिलने वाली है, पर क्यों पता नहीं कल क्या बवाल खड़ा करेगी। फिर जब राम के भाई उसे इस तरह से लड़की के साथ देखते हैं और थका हुआ देखते हैं तो वो कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं दोस्तों। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी सांसें तो चढ़ी हुई हैं, लगता है काफी मेहनत की है तुमने, हैं? और तब राम उन्हें असल वजह बताता है कि अरे वो नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन कॉलेज में कपल शादी कर लेता है और जश्न मना रहा होता है, तभी वहां पे आती सेल्वी और वो लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है ये भी कोई उम्र है शादी करने की? तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो या शादी करने? फिर वो राम को कहती है मिस्टर सचिन आप कार में बैठिए, हमें क्रिकेट खेलना है। अब राम को कुछ समझ नहीं आता, पर उसके यहाँ सेल्वी के सामने जबान नहीं खुल पाती ढंग से, इसलिए वो जाकर बैठ जाता है उसकी कार में। इसके बाद वो राम के दोनों भाइयों को भी कार में बैठाकर एक ऐसी जगह लेके जाती है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और ये बच्चे सेल्वी के फ्रेंड्स हैं। वो उनके साथ क्रिकेट खेलने लगती है और इनको देखने को कहती है कि तुम देखो। वहाँ पे सेल्वी की एक फ्रेंड भी होती है प्रीति, वो इनको सेल्वी का सच बताती है कि सेल्वी कभी भी शराब नहीं पीती थी। दरअसल वो मेरे साथ एक पार्टी में गई थी उस रात और वहाँ पे कुछ लड़कियों ने कोक में मिलाकर उसे शराब पिला दिया था। वैसे वो बहुत ही अच्छी है, जल्दी वो किसी को पसंद नहीं करती और जब करती है ना तो उसका साथ नहीं छोड़ती। इसके बाद तो दोस्तों राम का उसको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। फिर सेल्वी उसको मंदिर लेकर जाती, मंदिर के पुजारी को भी वो अपना फ्रेंड बताती है। फिर वो सभी को स्टोरी सुनाती है और इमेजिन करने को कहती है अपनी फिल्म दोस्त फोर इन द सिटी को। तो ये फिल्म की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहाँ कोई ओटेन नाम का है और वो मर्द जात को पूरी तरह से खत्म करने पे तुली हुई है। पर ऐसे कठिन वक्त पे एक सेल्वी सेल्वम नाम की बहुत ही सुंदर सी लड़की आती है एक लड़के की जान बचाने के लिए। अब ये स्टोरी सुनकर फिर से राम का मूड ऑफ हो जाता है। ऊपर से वो बार बार पूछे जा रही थी क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं आई स्टोरी, तो वो बार बार ना किए जा रहा होता है और तभी अचानक वो एक लेक में गिर जाती है, क्योंकि वो ये स्टोरी एक लेक के नजदीक ही सुना रही थी। अब उसे बचाने के लिए राम को भी कूदना पड़ जाता है। हालांकि उसे फिर से वही विजन आता है जिसमें कोई तो उसे स्विमिंग पूल में डुबो रहा होता है और तब राम को अपनी माँ की कही बात याद आती है कि डर को सिर्फ प्यार ही हरा सकता है बेटा। इस तरह वो किसी तरह सेल्वी को पानी से निकाल कर बाहर लेकर आता है और फिर धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी होती है शुरू। एक रात सेल्वी मूवी डेट अरेंज करती है, पर राम डर रहा होता है। दरअसल बात ये थी दोस्तों कि राम की माँ को नाचना गाना मूवीज देखना बहुत ही पसंद था, पर जब तक वो जिंदा थी तब तक उनके इंटरेस्ट में कभी भी राम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उनकी मौत के बाद उसे डर लगता है कि अगर अब वो सारी चीजें करेगा तो माँ को कितना दुख पहुंचेगा, पर सेल्वी उसको हौसला देती है और वो पहली बार फिल्म देखता है। इधर सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है दोस्तों, पर उधर सेल्वी के डैड जो विदेश में रहते हैं उन्होंने वहां पे मनोज नाम के एम्प्लॉय को पसंद करके रखा होता है अपनी बेटी के लिए। मनोज कहता भी है कि एक बार आप अपनी बेटी की राय जान लीजिए, पर वो कहते नहीं नहीं, मेरी और मेरी बेटी की सोच बिल्कुल एक ही है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। फिर भी तसल्ली के लिए मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ। फिर वो कॉल करते हैं सेल्वी को और कहते हैं ये मनोज है, बहुत ही अच्छा लड़का, नेक्स्ट वीक ये हैदराबाद आ रहा है तो मैं चाहता हूँ तुम इससे मिल लो। पर वो कहती है हाँ डैड मिल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो पूछते हैं कि तुम वैसे हो कहाँ, तो वो कहती है मैं तो प्रीति के साथ बाहर आई हुई हूँ। फिर दोस्तों कॉल रख देने के बाद वो प्रीति से कहती है कि आज पहली बार मैंने अपने डैड से कुछ छिपाया है, पर मैं उस मनोज से तो शादी नहीं करने वाली। और दोस्तों जब मनोज उससे बातचीत करने के लिए फोन करता है
तो वो उसे बार बार ब्रो कहकर बुलाती, ब्रो। जिस पे वो कहता है कि ब्रो क्यों कह रही हो, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया हुआ है। पर वो नहीं मानती। इसके बाद वो जाती है राम के घर और उससे कहती है कि कल एक इंपॉर्टेंट डे है मेरे लिए, अच्छे से तैयार रहना। और आज पहली बार इस घर में किसी लड़के ने कदम रखा होता है, इसीलिए राम के अंकल और उसके भाई सेलिब्रेट करते हैं शराब वगैरह पीकर, क्योंकि अंकल जी ने राम को पालने पोसने के लिए कभी शादी नहीं की थी, इसीलिए वो उसे अपना बेटा मानते हैं और ये लोग आपस में इमोशनली काफी कनेक्टेड भी हैं। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, सेल्वी अपनी कार में आती है और राम के साथ साथ उसके दोनों भाइयों को भी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाती है। रास्ते में वो इनको एक और स्टोरी सुनाती है, बड़ी वाहियात सी, और कहती है मैं अभी मिलने जा रही हूँ बढ़िया से डायरेक्टर से, उनके पास मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम करूंगी। जिससे ये लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं डायरेक्टर की शामत आ गई है, जो वो सेल्वी को असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे रहे हैं, बताओ। पर जब ये लोग वहां जाते हैं ना तो शॉक्ड, क्योंकि सेल्वी ने अपने लिए नहीं बल्कि राम के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट अरेंज करके रखी हुई थी। तो वो राम को ज्वाइन करवा देती है और फिर कुछ दिनों के बाद सेल्वी का बर्थडे होता है, तो वो राम को शॉपिंग पे लेकर जाती है। पर वो अपने लिए शॉपिंग नहीं करती, बल्कि अपने पैसों से राम को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाती है, ये कहते हुए कि आज मेरा बर्थडे है तो आज मेरे बॉयफ्रेंड का अच्छा दिखना तो बनता है। इस तरह से दोस्तों वो उसको प्रिंस वाला ट्रीटमेंट दे रही होती है। जब वो शॉपिंग करवा कर गाड़ी की ओर बढ़ते हैं तो ट्रैफिक की वजह से राम बीच रोड में ही रुक जाता है और उसकी नजर पड़ जाती है उसी आदमी पे जिसने बचपन में राम को स्विमिंग पूल में डुबोते हुए ये कहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि फिल्म से दूर रहो। और दोस्तों उसको देखकर राम को एंजाइटी हो जाती है। तो जब सेल्वी उसे पीछे मुड़कर इस हालत में देखती है तो वो उसे बचाने के लिए जाती है, पर एक गाड़ी उसे ठोक देती है उसी वक्त, जिसके बाद पब्लिक मिलकर सेल्वी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं पर वो अभी भी होश में नहीं होती। तो राम उसके नजदीक बैठे बैठे सो जाता है और उसे अपने बचपन की यादें सपने में आ जाती हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि राम की माँ मीना एक भरतनाट्यम की डांस टीचर होती है। वो कई सारे बच्चों को डांस क्लासेस दिया करती थी अपने बंगलों पे, और उसके डैड एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मीना के घर वाले उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। वहीं राम के पिता गौतम अपने बेटे को कोई खास लाड प्यार नहीं करते थे। वो उसके किसी स्कूल फंक्शन में नहीं जाते थे या उसकी माँ के साथ कहीं घूमने कहीं नहीं जाते थे। मतलब जब देखो तो उन्हें काम के कॉल्स आते थे और वो निकल जाया करते थे घर से। पर मीना अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हमेशा राम के साथ फिल्म्स देखने जाती थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती। अब एक दिन की बात है दोस्तों, राम के स्कूल में एक प्ले होता है जहाँ पे रामायण का नाटक हो रहा था और राम उसमें हनुमान जी बना हुआ था। उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, इसलिए स्कूल वाले उसको प्राइज देने के लिए आगे स्टेज पे बुलाते हैं। आज के दिन भी जब सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए होते हैं ना, तो राम सिर्फ अपनी मॉम के साथ स्टेज पे आता है। और जब टीचर उससे डैड के बारे में पूछती है तो वो बता देता है कि आप सभी डायरेक्टर गौतम को तो जानते ही होंगे ना, वही मेरे डैड हैं, बहुत बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर, इसलिए नहीं आ पाए बस। पर छोटे से राम को नहीं पता था दोस्तों कि उसने ये कितनी बड़ी भूल की है। दरअसल गौतम पहले से शादीशुदा था और उसके ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे। उन्होंने गौतम के करियर सेट करने में काफी हेल्प की, पर शादीशुदा होने के बाद भी किसी तरह गौतम ने मीना को झूठ बोलकर फंसा लिया। अब जैसी उसकी दूसरी शादी की बात राम की वजह से सामने आती है ना, तो मीडिया वाले तरह तरह के सवाल खड़े कर जाते हैं, जिससे गौतम के ससुराल वाले भी भड़क जाते हैं उस पे। और तब वो उन्हें किसी तरह मैनेज करता है कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। फिर वो गुस्से में जाता है घर और देखता है कि राम स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है। वो गुस्से में राम का सर पकड़कर पानी में डुबोता है दोस्तों, और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फिल्म और नाटक से दूर रहो। तभी मीना वहां पे आ जाती है। वो पहले तो राम को बचाती है और फिर गौतम पे बरस पड़ती है। वो उसी दिन गौतम से अलग हो जाती है कि तुम किसी जानवर से कम नहीं हो, तुम अपने बेटे को जान से मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो। फिर वो गौतम का घर बार छोड़कर चली जाती है और एक छोटे से घर में रहने लगती। पर उस पूल वाले इंसिडेंट के बाद राम काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। वो फिल्म, डांस, सभी चीज से दूरी बना लेता है। एक दिन वो गुस्से में अपने माँ के डांस वाले घुंघरू भी फेंक देता है दोस्तों, और उसकी माँ उदासी के साथ दहलीज पे बैठी रहती। अगली सुबह फिर राम अपनी माँ से माफी मांगकर जब उन्हें घुंघरू पहनाता है तो वो कोई हलचल नहीं करती। उसे थोड़ी देर लग जाती है ये समझने में कि माँ की मौत हो चुकी है। मीना की मौत के बाद दोस्तों राम तो अनाथ हो जाता है, क्योंकि उसके पिता तो उसे कभी अपनाने वाले थे नहीं। इसीलिए मीना का भाई फिर अपने माँ बाप से लड़कर राम को सहारा देता है। हालांकि इसके लिए उसे अपने माँ बाप का घर बार छोड़ना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों प्रेजेंट में दिखाते हैं राम की नींद हॉस्पिटल में खुलती है। अभी तक सेल्वी को भी होश आ चुका है। ये देखकर राम के बेचैन दिल को आराम मिलता है। अभी तक सेल्वी की माँ और दादी भी हॉस्पिटल आ चुके होते हैं। वो उसका अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं, जिससे वो जल्दी हील होकर दोस्तों घर चले जाती है। अब बताऊं आपको, एक दिन की बात है, सेल्वी के घर पे ना मनोज अपने पेरेंट्स के साथ आता है, पर सेल्वी कॉल करके राम को भी बुला लेती है। राम अपने साथ अपने दोनों भाइयों को भी लेकर आया होता है। अब ये तीनों तो सेल्वी के घर पर इतनी सारी महंगी कार्स को देखकर
डर जाते हैं कि लगता है सेल्वी के डैड हैदराबाद के अंबानी हैं। फिर ये किसी तरह डरते डरते अंदर जाते हैं और तब अचानक से सेल्वी सबके सामने राम को इंट्रोड्यूस कर देती है कि ये मेरा लवर है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, जिससे लड़के के घर वाले तो शॉक्ड होते हैं। साथ ही सेल्वी की माँ और दादी भी शॉक्ड। वो कहने लगती है कि सेल्वी, इस लड़के को तुम्हारे डैड ने भेजा है, पता है, तुम उन्हें कैसे मैनेज करोगी? तो सेल्वी कहती है मैं अपने डैड को हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद सेल्वी राम और उसके दोनों भाइयों को लेकर चली जाती है अपनी फ्रेंड प्रीति की शादी में, जहाँ ये खूब मस्ती करते हैं। सेल्वी तो प्रीति की शादी में ही अपनी शादी बिल्कुल इमेजिन करने लग जाती है। शादी अटेंड करने के बाद जब ये लोग जाने लग जाते हैं तो इनकी कार एक जगह पे रुक जाती है। जब राम ध्यान से पास वाले घर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही घर है जिसमें मेरी माँ अपने आखिरी दिनों में रहा करती थी। गेट खुला हुआ होता है तो दोस्तों राम अंदर चला जाता है, जहाँ उसे अपनी और अपनी माँ के इस घर से जुड़ी यादें आ जाती हैं। पर वो ये भी नोटिस करता है कि ये घर आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस वक्त था। वो ये भी देखता है कि इस घर में तो मेरी माँ की फोटो पर हार वगैरह भी चढ़ा हुआ है। और तभी उसे इस घर में दिख जाते हैं अपने पिता गौतम। वो राम को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और अपने किए के लिए माफी भी मांगते हैं। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ के मेरी लाइफ से जाने के बाद मेरा पूरा करियर चौपट हो गया। तब मुझे उसकी अहमियत समझ में आई और फिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसी के यादों के सहारे गुजार दी। बेटा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें कभी सामना कर पाऊं, पर मुझे उम्मीद थी कि तुम एक न एक दिन जरूर यहाँ आओगे। इसके बाद दोस्तों वो रोते हुए राम के पैर पकड़ लेता है और कहता है मेरी तुमसे एक ही विनती है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना। फिर राम सेल्वी का शुक्रिया अदा करता है अपनी लाइफ में आने का। वो कहता है कि मेरी मॉम की मौत के बाद तो जैसे मैं भूल ही गया था कि प्यार क्या होता है, पर तुमने आकर मेरी पूरी लाइफ बदल दी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरी माँ ने भेजा है एंजल बनकर मेरी लाइफ में। तुम्हें पता है जिस रात हमारी मुलाकात हुई थी उस दिन मेरी माँ का जन्मदिन ही था। मैं उनके कब्र पे पूरा दिन बिता कर आया था और तब तुमसे मुलाकात हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद सेल्वी के डैड यूएस से घर आ जाते हैं। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी और सेल्वी के बीच में पता नहीं क्या बात होती है, पर अगले दिन वो राम को शिव मंदिर में बुलाकर अपनी कसम दे देती है कि अब से 3 साल तक हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और इन 3 सालों में तुम्हें एक कामयाब इंसान बनना होगा। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो रोते रोते दोस्तों राम को हक कर लेती है और राम का भी रो रो कर बुरा हाल कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी में अचानक एक कौन सा तूफान आ गया। सेल्वी के लाइफ से जाने के बाद तो राम बिल्कुल देवदास की तरह बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है और इस तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। राम की ऐसी हालत उसके अंकल से देखी नहीं जाती और वो एक दिन राम की क्लास लगा देते हैं। साथ ही उसे मोटिवेट भी करते हैं कि अगर सेल्वी ने तुम्हें 3 साल का टाइम दिया है तो क्या तुम उस टाइम में कुछ कर नहीं सकते? वेस्ट करोगे उस टाइम को? तुम्हें इस टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम कामयाब बनकर दिखाओ। और दोस्तों नसीब से उसी दिन प्रीति भी उससे मिलने आ जाती है और एक सच्चाई बताती है कि जिस दिन तुम्हें थाने से पुलिस वालों ने सेल्वी के डैड की कॉल पे छोड़ दिया था ना, उस दिन तुमसे मिलने के लिए सेल्वी थाने गई थी, पता है, पर तुम जा चुके थे पर अपना वॉलेट वहीं भूल गए थे। जब सेल्वी ने तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारी मॉम की फोटो देखी तो वो तुरंत पहचान गई कि ये तो हमारी डांस टीचर मीना की फोटो है। फिर उसने थोड़ा खोज खबर की और उसे सारी बातें पता चल गई। वो तुम्हारे डैड से भी मिली और उनसे सेल्वी के हाथ लगी मीना मैडम की डायरी, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी हुई थी। वो हमेशा से चाहती थी कि राम अपने डैड की तरह ही एक कामयाब डायरेक्टर बने। बस उसी दिन से सेल्वी ने ठान लिया था कि टीचर का सपना तो मैं पूरा करवा कर ही रहूंगी। और फिर उसने तुम्हारे सामने जानबूझकर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे तुम अपने डर से उभर पाओ। वो उसका वाहियात सा स्टोरी सुनाना तो बस एक बहाना था तुमसे फिल्म्स की बातें स्टार्ट करने के लिए, और फिर जानबूझकर लेक में गिरने की एक्टिंग करना, तुम्हारा उसको बचाना ताकि तुम अपने ट्रॉमा से ओवरकम कर पाओ, तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब दिलवाना जानबूझकर मेरी शादी में लेकर आना और जाते वक्त उस रोड का इस्तेमाल करना जहाँ पे तुम्हारा पुराना घर था और वहीं पे गाड़ी का खराब हो जाना, ये सब सेल्वी की बहुत सोच समझकर प्लानिंग थी। वो तो तुम्हें बचपन से पसंद करती थी, पर इन सब के दरमियान तुम्हें भी उससे प्यार हो गया और इसी बात को उसने यूज किया कि जब तुम एक कामयाब डायरेक्टर बन जाओगे तभी हमारी शादी हो पाएगी, ये उसने तय कर लिया। सेल्वी ने पता है अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, राम अब तुम्हारी बारी है। तब जाकर दोस्तों राम हिम्मत करता है और अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता है काम सीखने में। इसके बाद वो फिल्म्स भी बनाने लग जाता है और उसकी फिल्म्स कामयाब भी हो जाती हैं। तब तक में 3 साल भी पूरे हो जाते हैं। तब राम मिलने जाता है सेल्वी से उसी मंदिर में, मगर वहां उसे पंडित जी सेल्वी का एक लेटर देते हैं राम को, जिसे पढ़कर राम पूरी तरह टूट जाता है। दोस्तों दरअसल उसमें लिखा हुआ था कि जब गाड़ी से टक्कर खाने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो मेरे कई सारे मेडिकल टेस्ट हुए थे। उन्हीं से मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं बचूंगी। मुझे पता था कि मेरी मौत के बाद तुम डिप्रेशन में चले जाओगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी ही नहीं और तुम्हें 3 साल का टाइम दूंगी सक्सेसफुल होने के लिए। फिर वो आई लव यू वगैरह भी कहती है, जिससे राम फूट फूट कर रो जाता है दोस्तों। और तभी उसके सामने सेल्वी आ जाती है
भागते हुए शादी के जोड़े में। पहले तो राम उसको गले लगाकर प्यार करता है कि तुम जिंदा हो, पर फिर उसको एक झापड़ लगाता है कि ऐसा बेहुदा मजाक भला कौन करता है। तो वो मुंह बनाते हुए कहती है, सॉरी ना, मुझे लगा था मेरे आने में देर हो जाएगी तो मैंने सोचा तब तक तुम बोर ना हो। वैसे पता है क्या, मेरे डैड ने 3 साल पहले एक शर्त रखी थी कि अगर तुम कामयाब होंगे तभी मेरी शादी तुमसे करवाएंगे, पर अब जब तुम कामयाब हो गए हो तो वो अपना प्रॉमिस तोड़कर मेरी शादी उसी मनोज के बच्चे से करवा रहे हैं, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। और सुनो, मेरे पीछे गुंडे भी पड़े हुए हैं, तो अब तुम संभाल लेना बस। कुछ ही देर में दोस्तों वहां पे 4-5 मुस्टंडे भी आ जाते हैं सेल्वी को वापस घर लाने के लिए, और उनके साथ साथ सेल्वी के डैड भी आ जाते हैं हाथ में गन लेकर। उन्हें देखकर सेल्वी राम के पीछे छुप जाती है, और तब राम उनसे बात करता है और उन्हें समझाता बुझाता है कि आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है अंकल, इसीलिए तो उसने 3 साल का वक्त दिया मुझे कामयाब होने के लिए, और आपने भी तो वादा किया था कि अगर मैं कामयाब हो गया तो आप हमारी शादी करवा देंगे। पर अब आप ही बताओ, बात से मुकर रहे हो? आपको इन 3 साल में हमारे प्यार का अंदाजा नहीं हुआ क्या? देखिए अंकल, अगर आप सेल्वी को मुझसे दूर करना चाहते हैं तो मेरी लाश पर से आपको जाना होगा। मार दीजिए मुझ पे गोली और घोट दीजिए अपनी बेटी की खुशी का गला। अब राम की बातों से सेल्वी के डैड मान जाते हैं और इन्हें अपना आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे राम और सेल्वी की खुशी का ठिकाना नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म दोस्तों। बस इतना ही ड्रामा था इस मूवी में। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।